अगर आप घुटने पे चोट लगती है और एसीएल का कंप्लीट टेयर हो जाता है, लिगामेंट टूट जाता है, उसके बाद आपका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन अभी तक रिकवरी अप टू मार्क नहीं हुई, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे साथ है अयान। इनकी उम्र 22 साल है। तकरीबन 2.5 माह पहले इनका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, जैसे एसीएल के बाद किस तरह की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, एक स्पोर्ट्समैन जो कि इसीलिए सर्जरी करवाता है कि मैंने कल को दोबारा खेलना है, और उसकी रिहेबिलिटेशन कैसी होनी चाहिए, और क्या वजूहात होती हैं कि हमारी रिहेबिलिटेशन अप टू मार्क नहीं होती और हमारे रिजल्ट सही नहीं आते। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर अयान से पूछेंगे कि अयान ये बताओ कि आपकी सर्जरी क्यों हुई, कैसे हुई। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे हम अयान से ये सारी चीज़ें पूछेंगे। अयान बेटा, आपका तकरीबन 3 माह हाँ पहले जी। एक चोट लगती है, जी। कैसे लगी चोट? अच्छा, चोट ऐसी लगी थी कि मैं टेनिस खेल रहा था, मेरी प्रैक्टिस थी रेगुलर जो मैं प्रैक्टिस करता था। तो अब इनिशियली जब आप टेनिस खेलते हो ना, जब अगले के पास स्मैश आता है तो आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो आप या तो लेफ्ट जा सकते हो या आप राइट जा सकते हो। ठीक है। तो मैंने भी ये किया, मैं लेफ्ट चला गया, लेकिन उसका जो था ना, सही शॉट नहीं लगी उसकी। तो मैंने सोचा कि मैं बॉल पकड़ सकता हूँ। अब जब मैं उसको पकड़ने की कोशिश की ना, तो जो मेरी राइट टांग थी ना, जो इंजर्ड लेग है, ये फंस गई। अच्छा। तो मैं एज अ प्लेयर जब मैं इसमें मूव किया ना, तो मैं इसको पिवट कर गया। ठीक है। तो ये टांग फंसी रही और मेरी पूरी बॉडी इसको पिवट कर गई। ठीक तो है। फिर मुझे एक पॉपिंग आवाज आई उस वक्त। ठीक है। तो मुझे तब नहीं पता था कि मेरा एसीएल है। फिर बाद में जाके एमआरआई कराया और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर जाके पता चला कि मेरा एसीएल रप्चर हो गया। ठीक है। यहाँ पे यार हमें ये बताओ, ताकि हमारे नाज़रीन, ये लोग जो देख रहे हैं, उनको ये पता चले, जब आपको ये ट्विस्ट हुआ था आपकी पूरी, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या हुई थी? तो एक तो आवाज आई, क्या उसके बाद आप गिर गए थे, क्या हुआ? उसके बाद मैं पीछे गया हूँ करके, लिम्प करके पीछे मैं जाके जगह पकड़ ली। मैंने कोशिश की कि मैं इस पे ना वजन डाल सकूं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स खेलते इसलिए मुझे पता है कि अगर आप किसी चीज पे वजन नहीं डाल सकते ना, तो वो सही नहीं है। ठीक है। तो उस वक्त मैंने वजन डाला, तो मेरे से वजन नहीं डाला था उस पर। ठीक है। तो फिर वहां पे दो मेरे साथ जो खेल रहे थे, उन्होंने मैं उठा के ऊपर तक लेके गए। लेकिन उस वक्त ऐसा ना मुझे कोई दर्द थी, ना मुझे ऐसी कोई स्वेलिंग उस वक्त थी। तो इसलिए पहले इनिशियली मुझे लगा था इतनी सीरियस नहीं हो सकती, लेकिन वो बाद में जाके जब एमआरआई कराया फिर पता चला कि वो काफी सीरियस है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताओ, क्या आपके घुटने पे स्वेलिंग हुई थी उस वक्त? उस वक्त बहुत थोड़ी स्वेलिंग थी। ठीक है। अगले दिन क्या हुआ था? अगले दिन भी जो स्वेलिंग थी वो माइल्ड थी, क्योंकि जो मेरा एसीएल जो था ना, वो कंप्लीट रप्चर था टिबिया से। ठीक है। तो मतलब टेक्निकली वो उस तरह जिस तरह दर्द होती है ना, वो दर्द मुझे फीलिंग नहीं आई। मुझे दर्द कुछ भी नहीं हुई थी। इनफैक्ट सिर्फ जब लगी थी तब हुई थी, उसके बाद मुझे कोई फीलिंग। ठीक है। तो वीडियो के इस पार्ट के अंदर अयान हमें अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से उसकी इंजरी हुई। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम इसे पूछेंगे कि इसने ऑपरेशन करवाने का क्यों फैसला किया। वीडियो के सिलसिले में एक हम बहुत ही अहम सवाल अयान से करने जा रहे हैं। अयान, हमें ये बताओ, साथ है कि आप एक प्लेयर हो, आपका नी ट्विस्ट हुआ, आपने एमआरआई करवाई, आपको पता चला कि लिगामेंट टूट गया है। ऑन एवरेज हमने देखा है कि माँ बाप भी घबराते हैं कि सर्जरी ना करवाएं। एसीएल की सर्जरी साथ एक लेंथी पीरियड ऑफ रिहेबिलिटेशन है, आपके भी जहन में आया होगा। और हम बेसिस फिजियोथेरेपिस्ट भी कई दफ़ा कहते हैं कि यार कि जब तक आप पहले प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करें, आपका गोडा नहीं निकलता, तो आप सर्जरी ना करवाएं। तो आपने इतना क्विक फैसला कैसे किया? जस्ट 2 वीक्स के बाद ही आपने एसीएल की सर्जरी करवा ली? अच्छा, एक तो इनिशियली ये कि मुझे एसीएल के बारे में पता था काफी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, तो मुझे पता है कितनी सीरियस इंजरी है ये। और दूसरा ये कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स खेलता हूँ ना, और मैंने आपके आगे स्पोर्ट्स खेलनी है, तो उसके लिए एसीएल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि हम जब टेनिस खेलते हैं ना, अब टेनिस में आपने अगर किसी ने देखा हो, प्लेयर स्लाइड मारते हैं। अब जब आप स्लाइड मारते हो ना, तो आपकी नी में इतना उस प्रेशर आता है कि उसको बर्दाश्त करनी चाहिए। बगैर एसीएल के आपका घुटना चाहते हैं, गोडा निकल सकता है। वो चीज होती है स्लाइड करते वक्त, और वो टेनिस में हम ना, हमारे दिमाग में ना भी हो ना, तो अनकॉन्शियसली वो हो जाता है। ठीक है। तो मेन रीजन ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि एसीएल अगर इंजर हो ना, तो फिर आप अपने जो पोटेंशियल है ना, उससे बहुत कम पे खेलते हो। ठीक है। तो मेरा एक ही रीजन था कि ठीक है। तो देखिए, इसमें अयान ने बताया कि बेसिकली वो चाहते थे कि एक तो एज अर्ली एज वो इतना लंबा चांस लेना चाहते थे कि भाई 3 माह 6 माह कंजर्वेटिव ट्रायल को वेट करें, और साइड बाय साइड वो चाहते थे कि क्योंकि स्पोर्ट्स की इंटेंसिटी बड़ी हाई है
उसके अंदर नी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ACL की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो लिहाजा इसने सर्जरी के बारे में सोचा। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे हम अयान की असेसमेंट करते हैं कि क्या 2.5 माह में जितनी रिकवरी होनी चाहिए थी, क्या अयान ने की। अयान वॉक करते हुए आए, ठीक है, आप आते जाए, मेरे रूम में आ जाए ज़रा प्लीज़, आइए प्लीज़ लेटिए। अयान जरा घुटने को नीचे दबाओ जरा, ठीक है। अयान पाँव खींचो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, ठीक है, वेरी गुड। अयान जरा टांग को बेंड करो, फोल्ड करें, वापस लेके आए प्लीज, ठीक है। अयान यहाँ पे दर्द कहाँ पे होती है आपको जब हम बेंड करते हैं, फर्ज करें पीछे होती है, जब ये बेंड किया, कहाँ पे दर्द है आपको? ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ दर्द है आपको, ठीक हो गया। कोई इधर तो दर्द नहीं है? इधर इधर नहीं, अभी इधर होती है, इधर क्योंकि अभी शिन के ऊपर होती है। क्या आपको इस चपनी के नीचे कोई दर्द होती है? यहाँ पे थोड़ी बहुत होती है। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि अयान जब चल के आए थे तो अभी राइट नी में चलते हुए थोड़ा गौर करेंगे तो थोड़ा सा खम था, ठीक है। सेकंड, थोड़ा सा जितनी मसल वेस्टिंग को हम ज़रा देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा मसल वेस्ट भी हुआ हुआ, ये कमज़ोर हुआ हुआ नज़र आता है। इसके अलावा थोड़ी सी कंप्लेंट्स उनके साथ हैं कि यहाँ पे उनको दर्द हो रही है, ठीक है, जो टेंडिनाइटिस हो सकता है, और नी की बैक साइड पे दर्द है। मेरा ये मानना है कि बीइंग स्पोर्ट्समैन जो इसकी रिकवरी है अभी तक, वो एक बिलो एवरेज रिकवरी कहलाएगी। वैसे ओवरऑल इज ओके एक आम बंदे के लिहाज से, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिहाज से क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अयान से अब डिस्कस करेंगे कि इसको अपनी रिहेबिलिटेशन की पेस को किस तरह से स्पीड अप करना चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, किस तरह से रिहेबिलिटेशन प्लान को अपने माइंड में बनाना चाहिए। अयान, जैसे कि आपने एक क्विक फैसला किया सर्जरी का, इसलिए किया था कि मैं बाद में जल्दी स्पोर्ट्स में आ जाऊं, ठीक है, तो ये आपका माइंड सेट था। ऑब्वियसली अब उसी माइंडसेट के साथ हमें रिहेबिलिटेशन भी करनी चाहिए। आइडियली होता यह है कि अयान के हमारी ये कोशिश होती है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद पहले 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपकी वॉक बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए, और उसके अंदर हमारे फ्रंट थाई मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लाइन होती है कि यार कि आपकी वॉक, इसके लिए आपको तो हम टिप्स देंगे किस तरह से अपनी गेट ठीक करनी है। सेकंड, आपने किस तरह से अपने मसल को स्ट्रांग करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि 2-2.5 माह हो चुके हैं, तो अब हम ये चाहेंगे कि अगले 15 दिन जो मैं आपको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज दूंगा, अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ताकि अगले 15 दिन में एक टाइमलाइन बनाते हैं कि हमारी वॉक नॉर्मल होगी, हमारे मसल की जो है स्ट्रेंथ बेहतर होगी, हमारी पेन, फिर हम आफ्टर 15 डेज प्रॉपर जिम वर्कआउट करना शुरू करेंगे, जिसमें लेग प्रेस है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हैं, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि 3 माह से लेकर 6 माह तक हम प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट गोल होगा। और फिर 6 माह से लेकर 9 माह स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलने लगते हैं नाज़रीन, यहाँ पे हम इसको बताएंगे अगले 15 दिन की कौन सी एक्सरसाइज को करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जब आपकी बेसिक रेंज ऑफ मोशन पूरी हो चुकी हो, मसल की एक्टिवेशन बेहतर हो चुकी हो, तो फिर सबसे अच्छा जो मोड है वो इलास्टिक बैंड मिल जाते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि लेग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए लॉन्ग सिटिंग में बैठ के कौन कौन सी वर्जिशें की जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा मसल के ऊपर हमारा दिमाग जो प्रॉपर कंट्रोल करे, हम जब चाहें उसको एक्टिवेट करें, और साइड बाय साइड एक सिंपल ईजीएस्ट मेथड से इस मसल को स्ट्रांग कर सकें। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहाँ से हम ये कहेंगे कि मसल टाइट करो, यहाँ और टाइट करो बेटा, और टाइट करो, और टाइट करो, छोड़ो, फिर टाइट करो। तो यार ये एक्सरसाइज जिंदगी में कभी नहीं भूलनी। जब भी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, मसल टाइट किया, टाइट किया, टाइट किया, 5 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड, 20 सेकेंड होल्ड, 30 सेकेंड में 1 मिनट तक होल्ड पे लेके जाना है। दैट इज कॉल्ड क्वाड्स एक्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड क्वाड आइसोमेट्रिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। नंबर 2, घुटने को नीचे दबाना, नीचे दबाना है, ठीक है, हिप से जोर नहीं लगाना। जैसे नी को नीचे दबाया हुआ है, कोई बंदा आपके नी के नीचे से हाथ लेके ना जा सके, ठीक है, कोई बंदा नी के नीचे से हाथ ना लेके जा सके। ये हमारा नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइजेस 10/2, 10/3 रेपिटेशन,
ठीक है। सुबह शाम हमने लाजमी करना ठीक है, है। ठीक है। ये बेस लाइन है, इससे हमारे यहाँ पे जो दर्द आ रही है उसमें भी फर्क पड़ेगा और ठीक। हमारा मसल भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा इलास्टिक बैंड को भी ऐड कर देते हैं। इसी ठीक। पोजीशन के अंदर क्या क्या ठीक। कर सकते हैं, टांग को बाहर तक खेलो लेके जाओ। अब यहाँ पे जाके टांग को ऊपर उठाओ और यहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का होल्ड, 20 सेकंड का होल्ड, ग्रेजुअली 30, 45, 1 मिनट तक लेके ठीक है। जाना है, ताकि इस मसल को हमने बहुत तगड़ा करना है, ठीक ठीक है। है। फिर इसी में हमने थोड़ा टांग को ये सीधा रखना है, टांग को सीधा ऊपर उठाओ और इस पोजीशन के अंदर, ठीक है, होल्ड करना है। एक तो हो गया सिंपल मेथड कि ठीक है। हमने वो करना। फिर दूसरा आता है इसमें, उठाओ अच्छा। तो टांग को सीधा ऊपर और ऊपर ले जाओ। आप यहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करो, 5 4 3 2 1, नीचे ले जाओ, होल्ड करो, 5 4 3 2 1, नीचे ले जाओ, 5 4 3 2 1, बाहर ले जाओ, 5 4 3 2 1, ऊपर ले जाओ, 5 4 3 2 1 और ऊपर ले जाओ, 5 4 3 2 1 और नीचे ले आओ। तो इस तरह से घुमाना है, फिर हमने ठीक है। सिंपल। तो इस पोजीशन के अंदर ही आप अपने हिप मसल को, थाई मसल को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, यहाँ पे लेटा के एक्सरसाइज करवाते हैं। जब आप लेटते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज की जा सकते हैं, ये मेरे अक्सर लोगों का रोना ये होता है जी कि हम जिम नहीं जा सकते, अपने थाई मसल को कैसे स्ट्रांग करें। तो ये बहुत सिंपल और सादा टेक्निक है कि इलास्टिक बैंड बाय करें। ये इलास्टिक लूप है, बड़ी आसानी से 2-2.5 हज़ार में मिल जाता है। मेरे जितने भी ACL रिकंस्ट्रक्शन के पेशेंट आते हैं मैं लाजमी गाइड करता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा वो जिम में जा सके, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखें कि शुरू में हम लाइट बैंड के साथ शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, कहना है कि ये देखिए, पाँव खींचो बिल्कुल सीधा अपनी अलाइनमेंट में, टांग को ऊपर उठाएं, ठीक है। 5 4 3 2 1, यहाँ पे 15 सेकंड का होल्ड, 20 सेकंड को 1 मिनट तक होल्ड तक लेके जाएं और फिर आराम से वापस लेके जाएं। एक एक्सरसाइज ये हो जाएगी। फिर टांग को बाहर ले जाएं ऐसे और फिर ऊपर उठा लें डिफरेंट एंगल के अंदर, अगेन वही 5 10 15 20 डिफरेंट एंगल पे होल्ड करें और फिर आराम से वापस आ जाएं। फिर इसी के अंदर बाहर लेके जाएं और रोटेशन सर्कल बना के, ये देखिए तीसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज। इसी के अंदर चौथी एक्सरसाइज, टांग को सीधा ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और यहाँ पे लेके जाएं, फिर स्लोली स्लोली वापस लाएं। रिवर्स कंट्रोल हमेशा चैलेंज होता है। यहाँ पे रोकें, फिर थोड़ा और नीचे लेके जाएं, यहाँ पे रोकें, फिर थोड़ा और नीचे लेके जाएं, यहाँ पे रोकें, फिर थोड़ा और नीचे लेके जाएं, यहाँ पे रोकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 इतनी जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं कि आप अपने फ्रंट थाई मसल को, हिप मसल को बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सकते हैं। हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि साइड पे लेट के कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। ये देखिए, साइड पे जब हम लेटते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हिप अबडक्टर मसल को स्ट्रांग करना, अपने ग्लूट्स मसल को स्ट्रांग करना और फ्रंट थाई मसल को स्ट्रांग करने का टारगेट होता है। इसके अंदर आपको पूरी की बॉडी अलाइनमेंट होनी चाहिए और साइडवे से पांव खींच के टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं। ये देखिए, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं और वहां पे जाके 5 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वो आपने करना है 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ। ये नंबर 1 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 2, आपने टांग को बिल्कुल पीछे ले जाएं, ठीक है, यहां पे जाएं और फिर ऊपर उठा दें, ताकि अभी हम हिप अबडक्टर को डिफरेंट एंगल के अंदर हिट करना चाह रहे हैं। तो ये नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 3, आप आराम से टांग को बिल्कुल पीछे ले जाएं, बिल्कुल पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। अगेन बॉडी के लाइन आप इसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से फॉरवर्ड लेके जाएं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है लेकिन जितना आप आगे को लेके जा सकते हैं वहां पे लेके जाएंगे। नंबर 4 हो जाएगी। नंबर 5, आपने फॉरवर्ड सर्कल बनाने हैं। आपने फॉरवर्ड सर्कल बनाने हैं। जितना बड़ा सर्कल फॉरवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से आपके ग्लूट्स और हिप मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी तरीके से बैकवर्ड सर्कल बनाएंगे, टांग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बैकवर्ड सर्कल बनाएंगे। तो ये जब रखिए कि ये बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइजेज हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एक्सरसाइज 10/2 10/3 10/4 10/5 जितना भी करें, जब तक कि आपके मसल के अंदर फटीग ना आ जाए, जब तक आपको लगेगा मजीद इसमें एक्सरसाइज नहीं हो सकती, उस वक्त तक हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए एक सेशन के अंदर। इन एक्सरसाइजेज को हफ्ते में 2 या 3 दफा लाजमी रिपीट करना चाहिए। यहाँ सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपने उल्टा लेट के करनी है कि बिल्कुल टांग को सीधा ऊपर उठाओ, ठीक है। अगेन जैसे मैंने वहां भी बताता हूँ, यहाँ डिफरेंट एंगल के ऊपर अपने होल्ड करना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड स्लोली डाउन। ये जो मैं दोनों टांगों पे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। नंबर 2, टांग को बिल्कुल बाहर तरफ लेके जाओ और वहां पे जाके होल्ड करो अगेन, ठीक है। ये नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 3, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करोगे, ठीक है। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड नंबर 4, आपने टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है एंड ट्राई टू मेक अ सर्कल्स, आउटवर्ड सर्कल, ठीक है। ये नंबर 4 है। एंड देन
जब थक जाए मसल, मजीद हिम्मत ना पड़े, फिर टांग ऊपर उठाओ एंड ट्राई टू मेक ए इनवर्ट सर्कल्स। ठीक है, ये जब आप करेंगे जैसे आपके डीप मसल एक्टिवेट होंगे, हिप मसल स्ट्रांग होगा, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग होंगे, इनमें काम मसल बहुत तगड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल और सादा तरीके से आप इन एक्सरसाइजेस को ही आप खड़े होकर भी रिपीट कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, लॉन्ग सिटिंग में कर सकते हैं। तो ये देखिए कि मसल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम यान को बताएंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जो अपने मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम यान की गेट को ठीक करेंगे। अब देखिए यान खड़े हैं, तो अभी देखेंगे कि ये जो लेग है ये स्ट्रेट है और ये जो लेग है हल्की सी बेंड नजर आती है, आपको मुझे लगता है घुटना थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। तो सबसे पहला जो टिप है यान, जब भी आपने खड़े होना है, कमर सीधी, घुटने को टाइट करो, बिल्कुल स्ट्रेट करो। आपने ये हैबिट बनानी है कि मैं दोनों पाँव पे एक जैसा वजन डाल के खड़ा होता हूँ, क्योंकि जब भी आपको चोट लगती है, इंजरी, तो आपकी हैबिट बन जाती है कि आपका जो फोकस है उस लेग से निकल के आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो। तो इसलिए आपने जानबूझ के कोशिश करना है कि राइट लेग के ऊपर वेट शिफ्ट करना है ज्यादा, और यूं लगे कि मैं उस पर, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार जब भी खड़े हो ये आपने डेलिबरेटली करना है। ठीक है, फिर नंबर 2, आपने वॉक करते हो अपने माइंड में ये रखना है कि जब मैं चल रहा हूं तो मेरी लेग ये स्ट्रेट है, पहले मेरी हील स्ट्राइक होना चाहिए। देखिएगा मैं जब चलूं तो मैं बिल्कुल हील स्ट्राइक के साथ चलूं। अब चल के आइए थोड़ा सा प्लीज, ऐसे इस माइंड के साथ चलते जाए, नॉर्मल पैटर्न में लेके आपको पहले एड़ी मेरी लगे पहले। ठीक है, आप जब एड़ी लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मैं ज्यादा बेहतर चल पा रहा हूँ। एड़ी जो, उसके बाद पंजा लगना चाहिए, एड़ी फिर पंजा। जब आप चलते हैं एड़ी पहले लगती है और ये आपका पैटर्न होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी गेट ट्रेनिंग ठीक है। नंबर 2, आपने कोशिश करना है कि पे खड़े हो प्लीज, वजन डाल के ऐसे खड़े हो, जैसे इस पर खड़े हो, ऐसे खड़े हो और अपने हाथ खोले। ठीक है, बैलेंस करें, शाबाश। सामने को उठाएं हाथ, शाबाश, और ऊपर उठाएं, शाबाश, फिर नीचे लेके जाएं। ठीक है, फिर वापस आ जाए। ठीक है, तो इससे आपने उस सिंगल लेग के ऊपर बैलेंस भी करना है। तो 3 बहुत ही बेसिक टिप्स से ही तुम्हारी जो गेट है वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं जाने जाने में आपने उस हैबिट को अडॉप्ट ही नहीं किया, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करते जा रहे हैं, तो आपकी जो गेट है इंशाल्लाह आई पर्सनली बिलीव अगले 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस बहुत सिंपल मेथड है। कई दफा हम इसे नेक्स्ट लेवल भी बताते हैं कि अगर किसी का मसला हो तो हम कहते हैं आप किसी भी कुर्सी को पकड़ खड़े हो, जैसे टांग को स्ट्रेट करें और इसे बैलेंस करें शुरू में, और अगर आपको मसला आ रहा है तो आप साइडवेज अपनी टांग को लेके जाए, पीछे लेके जाए, फॉरवर्ड करें, ताकि मकसद ये होता है कि दूसरी टांग जहां पे खम आ रहा है उसको सीधा किया जाए। ये इसमें कि आइडियली जो नी रिप्लेसमेंट होता है या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है या कोई भी सर्जरी होती है, ऑन एवरेज हम कहते हैं कि 4 से 6 हफ्तों में आपकी गेट ठीक हो जानी चाहिए। बड़ा भी टाइम 2 में से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मुझे लगता है यान के छोटे छोटे टिप्स देंगे, इससे इनकी गेट ठीक हो जाएगी। यान बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बीइंग स्पोर्ट्समैन हमें अपना कार्डियो वर्कआउट ठीक करना है। तो कार्डियो के लिए ट्रेडमिल, हम जब जिम जाते हैं तो आजकल जैसे हमारे यहाँ स्मोक भी है, तो आपने अपना स्टार्ट करें अपना ट्रेडमिल से। ठीक है ना, ट्रेडमिल पे आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, आपने वॉक करें, आइसा को ब्रिस्क वॉक पे लेके जाएं, और इवन कोशिश करें 6 और 7 की स्पीड पे ले जाएं, जितना तेज चल सकते हैं। अभी हमने जॉगिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, हम उस स्ट्रेंथ पे नहीं अभी पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा लिम्प भी है। नंबर 2, एलिप्टिकल। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त जो मशीन है, इसको आर्क ट्रेनर कहते हैं। इसका ये फायदा होता है कि आपका मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर आप अपने जो मसल हैं ना सिर्फ कार्डियो फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि आप अपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर भी फोकस करते रहिए। जितना आप इसके बढ़ाते जाते हैं तो ये आपकी स्ट्राइड बढ़ती जाती है। आप ये देखेंगे मैं स्ट्राइड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्राइड बढ़ती जाएगी, आपके हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो आर्क ट्रेनर है वो एसीएल रिहेबिलिटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्डियो फिटनेस के लिए। और साइड बाय साइड साइकिलिंग के अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा कि अगर तो आपको फ्रंट में पेन आती है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा लो इंटेंसिटी साइकिलिंग कर लें, आप इस पे ज्यादा जोर ना लगाएं। ठीक है, तो कार्डियो मशीनें जितनी भी होंगी जिम के अंदर, वहां पे हो सकता है कि आपको रोइंग भी मिल जाए, तो आपको कम से कम भी हफ्ते में 5 से 6 दिन 1 से 1.5 घंटे का कार्डियो करना चाहिए।
ठीक है। और आपने कोशिश करना है कार्डियो 65% से 85% तक हार्ट रेट तक लेके जाना है, ठीक। तब जाके आप अपने कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस को इंप्रूव करोगे। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के माइंड में होता है, सर मैं जिम कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मेरे मसल तगड़े हों, थाई साइज बड़ा हो। तो आइडियली ये ध्यान रखिए कि जैसे हम बता रहे थे कि स्ट्रेंथ करने के बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे मैंने अभी इसको इलास्टिक बैंड के साथ, इलास्टिक लूप के साथ खाया, इसी तरीके से मशीनों के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कोई लिमिट्स नहीं है कि सिर्फ जिम में जाएंगे और मशीनों पे वर्कआउट करेंगे तभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। बहरहाल अगर हम इसको समझे सिंपली कि अगर हम जिम कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑन एवरेज अगर आपकी लेग की पूरी रेंज ऑफ मोशन आ गई है, ठीक है, आपकी लेग पूरी सही तरीके से उठ जाती है, चलते हुए कोई लिंप नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइडियल जो स्टार्ट होना चाहिए वो हैमस्ट्रिंग कर्ल से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फ्रंट जो लेग है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एसीएल के अंदर जब हमारा मेन मकसद जब हम टांग को सीधा करते हैं तो टिबिया आगे को आती है, और ये नॉर्मली टिबिया आगे निकलते तभी लिगामेंट टूटता है। ऑन एवरेज हम ये कहते हैं कि आप हैमस्ट्रिंग कर्ल पे फोकस करेंगे। यहाँ पहले आप जिम जाएंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल रखेंगे। ठीक है। अभी हमने क्वाड्रिसेप्स ड्रिल मशीन नहीं करनी, ठीक है। हैमस्ट्रिंग कर्ल कर सकते हैं, लेग प्रेस कर सकते हैं, इसी तरीके से स्क्वाट्स कर सकते हैं, इसी तरीके से काफ रेजेस कर सकते हैं, हिप एबडक्शन एडक्शन कर सकते हैं। अपर बॉडी तो आपको पहले दिन से करना चाहिए था, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी तगड़ी हो, कोर पे बहुत मेहनत करें। तो ये देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन को समझेंगे उतनी जल्दी वापस आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब वीडियो के लास्ट पार्ट जब चलते हैं, यहाँ पे हम यान को बताएंगे कि अगले 2-3 माह, इनके अभी 15 दिन के बाद और फिर उसके बाद 3 माह किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करें। यानी अब हम ये बताओ कि सबसे बड़ा मसला सीढ़ियों पे होता है, तुम्हें सीढ़ियों पे क्या मसला आ रहा है अभी? सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हुए तक तो मुझे सही लगता है, लेकिन जब मैं नीचे आ रहा होता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि टांग में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। चढ़ के दहो, चढ़ के दहो, ठीक है, अब वापस आओगे यार। तो ईयान ने जो चीजें बताई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। जहां पे भी चोट लगी होगी, कोई आर्थराइटिस होगा, कोई भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो ये नॉर्मल पहलू है। ये में कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी रूटीन एक्टिविटी होता है, कंसेंट्रिक वर्क होता है, तो वो बड़े आराम से होता है। लेकिन जो रिवर्स है, सीढ़ियां उतरना, वो मुश्किल होता है। ऑन एवरेज हम ये कहते हैं कि 2 माह में सीढ़ियां चढ़ना नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो सीढ़ियां उतरते हुए नॉर्मल होना है वो 3 से 4 माह लग जाते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी बात नहीं। लेकिन हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जब चलते हैं, यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि सीढ़ियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसको क्या क्या करना चाहिए, वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ सीढ़ियों की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है कि जैसे हम पहले नॉर्मल चढ़ेंगे और अब फोकस करके चढ़ेंगे, जैसे हम मेरे साथ चढ़े, जैसे हम नॉर्मल चढ़ रहे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम चढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम उतरेंगे भी, हमें पता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरा फोकस करके सीढ़ियाँ उतरने की हम कोशिश करेंगे। हफ्ता आप इस तरह रखोगे, अगले हफ्ते आपने 2 सीढ़ियाँ करके देखो मेरे साथ, बोलो चढ़ सकते हो, चढ़ो, शाबाश, बारी बारी, गुड। तो अभी 2 सीढ़ियों की भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अभी से ही तुम 2-2 सीढ़ियाँ इकट्ठी चढ़ना शुरू कर दो, उतरना एक एक ही है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से लेग की स्ट्रेंथ जो है हम बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हें लगे तो 3 सीढ़ियाँ, ठीक है, इकट्ठी कर सकते हो, बोलो, देखो, बोलो, पहले अपनी सही वाली लेग टांग से चढ़ो, पहले सही टांग से, अगर देखो तुम चढ़ सकते हो चढ़ो, शाबाश, ठीक है। अब कोशिश कर सकते हो, अगर लगा कंफर्टेबल मैंने तब करना, वरना नहीं करना, ठीक है। ट्राई इट, हाँ, ठीक है। अभी थोड़ा मुश्किल हुआ है, तो आप 2 हफ्तों के बाद इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है जिससे आप अपने लेग मसल को मजबूत कर सकते हो, ठीक है, डन। चल, वीडियो का सेकंड लास्ट पार्ट है, यहाँ पे हम ईयान से पूछेंगे। ईयान, जिस तरह से मैंने आपको डिटेल में आपके तमाम सवालों का जवाब दिया और आपको पूरा एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश की, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत से लोग एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं कि दफ़ा सर्जरी भी करवाते हैं। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई सर्जरी तो करवा ली है, रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आपका इस बारे में क्या राय है? अच्छा, तो यूजली लोग सर्जरी वैसे आपने बात की करा लेते हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपी होती है ना, उस पर वो लैग करते हैं। उसके वजह से वापस ना मसल आते हैं, ना उसका रेंज ऑफ मोशन आता है। तो आज पहली दफ़ा काफ़ी ऐसी नई नई चीज़ें पता चली मुझे, जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत थी। जैसे मेरा वॉकिंग पैटर्न था, गेट, वो सही होने की ज़रूरत थी, मुझे फील हो रही थी। तो उसके बारे में हमने एक्सरसाइज बताई जो मुझे लगता है टाइम के साथ वो सही हो सकती हैं। और यूजली
आपके गोल्स होते हैं हम्म। जैसे कि आपने 2 महीने बाद यही करना है, 4 महीने बाद ये, 6 महीने बाद ये, तो वो आपने वो बताया, तो वो आगे उससे उस गोल को रख के उसके लिहाज से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये तो अयान का पर्सपेक्टिव था। अब वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं अयान का बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि यंग बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है, और उसे हमें इजाज़त दी है कि इसकी वीडियो हम बनाएं। मकसद सिर्फ यही होता है हमारा इस तरह की वीडियो बनाने का कि हमारे पाकिस्तान में कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कई लोग सर्जरी करवा लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर से करवा लेते हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन नहीं करते। अक्सर हमें यही कंप्लेंट आती है कि सर जी मेरी सर्जरी हुई है, मैंने डिस्कस करवा लिया है, पटल्ला की करवा ली है, इसमें मेरा गोडा स्टिफ हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो उसे कहीं ज़्यादा रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचें। ACL की सर्जरी शायद 2-3 घंटे में हो जाएगी, लेकिन रिहेबिलिटेशन 9 माह से लेकर 12 माह तक करनी पड़ सकती है, और वहाँ पे अगर आपकी गलती होगी तो सारी ज़िंदगी दर्दों से रहेंगे। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जिन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की होती, या तो उनका गोडा स्टिफ हो जाता है या गोडे में दर्द ही खत्म नहीं होती। तो हमारा ये वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर आपको ये बड़ा क्लियर मैसेज है। अगर आप सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो आजकल चैट GPT है, गूगल है, पहले उसमें 2-3 सवाल डालें। क्या ACL की सर्जरी ज़रूरी है? क्या मैं जिस बंदे से सर्जरी करवा रहा हूं उसका इसमें एक्सपीरियंस है? और उसके बाद मुझे क्या रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से कम अपना हक अदा करने के हम काबिल हुए हैं, कुछ ना कुछ जो हमें जितना पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या ऐसे लोग जिनको उर्दू समझ आती है, वो इस वीडियो को देखने के बाद जो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर है, घर बैठे अच्छे तरीके से ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन करेंगे।